वालेकुम, वेलकम टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और आज मैं उस गेम के अंदर मौजूद हूं जिसके एक्शन ने आपको बुरी तरह शहर में लपेट रखा है। आप पीसी पे हों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे हों, मोबाइल पे हों, टैबलेट में हों, जब ये एक्शन से भरपूर गेम्स खेलते हैं तो कई घंटे बीत जाते हैं और आपको इर्द गिर्द की खबर भी नहीं रहती। यही जादू है ई स्पोर्ट्स का, एक ऐसी इंडस्ट्री जो अब मुनाफे की दौड़ में हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ चुकी है। आज दुनिया भर में गेमर्स की तादाद 2.5 अरब से ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री 159 अरब डॉलर से जायद का रेवेन्यू जनरेट करेगी। 2023 में ये रेवेन्यू 200 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएगा। जो गेम्स इस वक्त नौजवानों में मकबूल हैं उनमें पबजी, लीग ऑफ लेजेंड्स, फोर्टनाइट, डोटा 2, काउंटर स्ट्राइक, ग्लोबल ऑफेंसिव और टेकिंग 7 शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के अच्छे गेमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरसलान ऐश दुनिया में टेकिन के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें 2019 में ई स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर करार दिया गया। पाकिस्तानी गेमर सुमैल हसन खुद को मनवाने के लिए अमेरिका मुंतकिल हुए। सिर्फ 1 साल बाद डोटा 2 एशियन चैंपियनशिप में $1 मिलियन से जायद की इनामी रकम जीती और 2015 में कम उम्र तरीन ई स्पोर्ट्स मिलियनर बन गए। ई स्पोर्ट्स की बढ़ती हुई मकबूलियत तो आपने देख ली, मगर पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स का स्कोप कितना है? हमारे साथ पाकिस्तान में गेमिंग वर्ल्ड के बड़े नाम भी मौजूद हैं। हम गेमिंग जोन में जाकर भी प्लेयर से बात करेंगे, मगर अभी बात करते हैं अरसलान ऐश से, जो दुनिया भर में टेकिन के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। 2019 में उन्हें ई स्पोर्ट्स के प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज़ भी दिया गया। इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में पबजी के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक तैमूर अली खान। तैमूर ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी कामयाबियां समेटी। आइए उनसे बात करते हैं। अरसलान, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टेकिन खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं? पाकिस्तान में काफ़ी लोग टेकन खेलते हैं, लाइक वो काफ़ी ऐसे प्लेयर जिनको मैं जानता भी नहीं, अननोन प्लेयर भी हैं पाकिस्तान में। काफ़ी जो नॉन प्लेयर जिनको मैं जानता हूँ वो मैं जानता हूँ 1 से 2 हज़ार लोगों को। तो मैं खुद जानता हूँ कि ये गेम खेलते हैं, लेकिन अब तो पीसी पे गेम आ गई, पहले PS4 पे थी। तो पीसी पे जो लोग गेम खेलते हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। कल मैं एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हुआ था तो काफ़ी लोग वहाँ थे, गेम खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल से अंदाज़न रफली अगर आइडिया लगाया जाए तो 10,000 होंगे शायद, या ऊपर थोड़े से। अरसलान, हज़ारों की तादाद, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि प्रोफेशनल खिलाड़ी जो होते हैं उसको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो नाम कमा सके, दौलत कमा सके? प्रोफेशनल खिलाड़ी को आपको एक मेरे ख्याल से ये जो टेकन के अंदर हमें लगता है कि 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को रोज़। अगर कोई टूर्नामेंट नहीं है तो, अगर कोई टूर्नामेंट है तो आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले जाना चाहिए, कोई 2 घंटों पर ले जाना चाहिए डेली। अगर टूर्नामेंट है आपका हफ्ते बाद तो डिपेंड करता है टूर्नामेंट के ऊपर, लेकिन अगर रेगुलर बात करें 6 से 7 घंटे भी अगर खेलता तो उसकी प्रैक्टिस रहती है। 6 से 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपका कहना है। तो ज़रा ये भी बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये गेम में इन्वॉल्व हुआ था, आप खुद इसके बड़े नामवर खिलाड़ी हैं, तो कितने दौरानिए का आपने गेम खेला है, यानी कि कितना लंबा वन सिटिंग में आपने इस गेम को खेला है? ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा मैंने टेकन 6 के टाइम पे एक दफ़ा मैंने एक पूरे दिन गेम खेलता रहा था मुसलसल। तो आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी देकर आप खेल सकते हो, लेकिन जब आप जो लोग एक्चुअल में जब आपस में एक दूसरे से खेलते हैं तो FT10 मतलब तो कौन पहले 10 कौन जीतेगा वो खेलते हैं, तो ये 1.5 घंटे का होता है। लेकिन टूर्नामेंट की हम बात करें तो एक मैच आपका 5 से 10 से 15 मिनट तक जा सकता है। चलें अब तैमूर की तरफ चलते हैं। तैमूर, ये बताइएगा कि गेम तो बहुत से हैं, मगर पबजी का इंतखाब ही क्यों किया आपने? और बतौर प्रोफेशनल प्लेयर आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उसको भी आप रिकॉल करें, हमारे साथ शेयर करें। पबजी असल में मैं पहले कम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स में खेलता था डोटा 2। डोटा 2 भी एक ऐसी गेम है जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर है और बहुत खेली जाती थी, लेकिन जो जो टाइम आगे जाता जाए तो जो बड़े टूर्नामेंट्स थे, एक आया था टेलीनॉर ने होस्ट किया था, वो था गेम फेस्ट के नाम से। तो उसमें उन लोगों ने पबजी मोबाइल इंक्लूड की गई थी। तो उसके जो विनिंग प्राइस बेसिकली उन लोगों ने रखा हुआ, तो वो जो था कंपैरेटिवली बहुत सब सारी गेम को छोड़ के था, सबसे ज़्यादा उन लोगों ने रखा हुआ था। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि
अगर मैं इस चीज़ में शिफ्ट होता हूँ, इस गेम में शिफ्ट होता हूँ, तो मुझे ज़्यादा एक विनिंग मिल सकती है। और उस टाइम शौक भी था, तो वहाँ से मैंने फिर शिफ्ट लिया, पबजी पे मैं आया और फिर हमने इस टूर्नामेंट की तैयारी की। फिर ऑब्वियसली वो इतना एक लाहौर में उसका फ़ाइनल हुआ था, बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ था, तो वो जीत के फिर बंदा काफ़ी मोटिवेट होता है कि बंदा फर्दर फिर इसी को कंटिन्यू करे। बिल्कुल तैमूर सही कह रहे हैं कि मनी मोटिवेट्स द पीपल और अचीवमेंट जो है वो भी मोटिवेट्स करती हैं। आपने वहाँ पे टाइटल जीता। अच्छा ये बताइएगा कि रोज़ाना ये गेम खेलने के लिए कितने घंटे आप सर्व करते हैं, ताकि तैमूर खान ने जो नाम बनाया है, जो पोजीशन बनाई, इस बारे में बताएं। और प्रैक्टिस कितनी लंबी आपकी रहती थी? देखिए, जैसे कोई भी जॉब होती है, जैसे इवन आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर को ले लें, उन सब की एक रूटीन होती है, इसी तरह हमारी भी एक रूटीन होती है। लाइक मैं क्योंकि ग्रेजुएट कर चुका हूँ, या इवन अगर जब मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं स्कूल से आता था, हमारा थोड़ा लाइक रेस्टिंग टाइम होता था, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस के बाद टूर्नामेंट्स होते थे, वो खेलते थे। तो हमें ना करते हुए डेली के एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स देने पड़ते हैं। और थोड़ा ऑब्वियसली बीच में गैप्स लेते हैं हम रेस्ट के, तो एटलीस्ट कम्पिटिटिव लेवल पे रहने के लिए आपको 6 आवर्स तो डेली के देने पड़ते हैं। अच्छा तैमूर ये बताइएगा कि इस गेम से जुड़े रहने के लिए आप वक्त भी जो है वो अपना सर्व करते हैं, अचीवमेंट्स भी आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक टॉक ऑफ टाउन या एक परसेप्शन जो है वो ये भी है कि मुस्तकिल बैठ के इस गेम को खेलने की वजह से गेमर्स की सोशल लाइफ जो है वो बड़ी मुतासिर होती है, वो नफ्सियाती मसाइल से भी दो चार हो जाते हैं। क्या ये सारे परसेप्शंस दुरुस्त हैं या ये सिर्फ खामखा की बातें हैं? नहीं, देखें, सोशल लाइफ अगर आप इस तरह देखा जाए, तो जब मैं पबजी खेलता हूँ, तो मैं इन गेम भी काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तो मेरे लाइक इन गेम भी इंटरनेशनल जो मेरे रिलेशन डेवलपमेंट है, वो खाली पाकिस्तानियों तक नहीं रहती, वो फिर आगे इंटरनेशनल भी जाती है। मैं इंडियन से बात कर सकता हूँ, मैं बंगालियों से या नेपालियों से, इवन इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्रीज़ से भी लाइक मेरे ताल्लुकात होते रहते हैं। तो मेरा इस तरह नहीं ख्याल कि सोशल लाइफ पे इतना कोई मेजर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सारी बात बैलेंस की होती है। प्रैक्टिस के टाइम आप प्रैक्टिस करते हो, और ऑब्वियसली जो आपका जो टाइम होता है, जो आप दोस्तों को दें या फैमिली को दें, तो आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है हर चीज़ में। चलें तैमूर हमारे साथ रहिएगा, अरसलान की तरफ वापस चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अरसलान ये बताइएगा कि गेम खेलने एक प्लेयर की क्या सोच होनी चाहिए, किस अप्रोच से वो जाए तो एक अच्छा गेमर बन सकता है, ऐसा गेमर बन सकता है जो अर्न भी करे और नाम भी बनाए। गेम खेलते हुए काफ़ी सोचें होनी चाहिए आपके जहन के ऊपर। अगर आप प्रोफेशनली बात करें टूर्नामेंट के अंदर अपने आप ओपोनेंट को हराने के लिए टूर्नामेंट में बैठे हैं, तो आपके अंदर ये सोच इससे पहले ही होनी चाहिए कि आपका ओपोनेंट क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या हो। ऊपर से आपको अपने कैरेक्टर मैचअप का भी पता होना चाहिए कि आप अपने कैरेक्टर की प्लस पॉइंट और आपको अपने कैरेक्टर के माइनस पॉइंट, तो ओपोनेंट के पूरा एक मैचअप आपको तैयार होना चाहिए कि और आपकी फुल फोकस होने चाहिए वो आप गेम के अंदर। अरसलान एक परसेप्शन जो है वो ये कायम हो चुका है कि ये मार धाड़ की एक्शन से भरपूर जो है ये गेम्स होती हैं, जो इंसान को वायलेंस पे जो है वो प्रोवोक करती हैं या उकसाती हैं कि वो वायलेंट हो जाए। क्या वाकई ही ऐसा कुछ है, या आप भी टारगेटेड गेम्स खेल रहे हैं? कभी आपके जहन में कोई मनफी ख्याल आया? हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि आपका कॉम्बो ड्रॉप हो जाता है। आपको ऐसा होता है कि आप कोई आपकी शॉट मिस हो जाती है, आप नर्वस हो जाते हो, तो एक नर्वसनेस आ जाती है उसके अंदर। गेम के अंदर कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी गेम मिस इनपुट की वजह से, कभी लैग की वजह से। काफ़ी एलिमेंट्स हैं जो गेम का हिस्सा रहे हैं। कभी आपके स्टिक के अंदर भी मसला आ जाता है, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती हैं, नर्वस करती हैं आपको, कभी कभी एंग्जाइटी रहती है, तो ये चीज़ें मनफी ख्यालात आ सकते हैं आपके अंदर। अरसलान अभी हमने तैमूर से भी पूछा था, आपसे भी पूछेंगे कि क्या गेमिंग की वजह से, क्योंकि घंटों प्रैक्टिस करना, टूर्नामेंट्स में बैठे तो लंबे अरसा बैठा रहना, मुसलसल बैठे रहने से क्या आपकी सोशल लाइफ जो है वो मुतासिर हो रही है? तैमूर तो कह रहे हैं कि मेरी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आप बताइएगा ज़रा। मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे शौक था, मेरा पैशन था गेम खेलने का, लेकिन ऐसे सोशल लाइफ मुतासिर हो सकती है अगर इसको आगे बहुत आगे लेके जाया जाए। जैसे कि इससे आप इंट्रोवर्ट बन जाते हो, आप ज़्यादा घर के अंदर टाइम स्पेंड करते हो, बाकी लोगों से कम मिलते हो, घुलते मिलते कम हो, बाहर की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा आप ओबेसिटी का शिकार भी हो सकते हो, अनहेल्थी एक्टिविटी उसमें आता है।
और इस तरह की चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। अरसलान, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कड़वे सच जो हैं वो आप बता रहे हैं। ज़रा ये भी बताइएगा कि स्पॉन्सर से कॉन्ट्रैक्ट लेना कितना मुश्किल होता है एक गेमर के लिए, और ये कैसे मिलता है, आपको कैसे मिलता है, आने वालों को कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में होते हुए स्पॉन्सर से कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसी लोकल बॉडी नहीं है जो प्रमोट करे या सपोर्ट करे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन और इंटरनेशनल में बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्तों के साथ हुआ है इस तरह कि बहुत मुश्किल से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और अभी टेकन के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि बाहर के लोग फोकस कर रहे हैं, और थोड़ा सा टेकन के अंदर ईजी हो गया। लेकिन उसके तरीका ये है कि आपको बाहर जाके तो इंटरनेशनली परफॉर्म करना पड़ता है, और इंटरनेशनली अगर परफॉर्म करके आप जीतोगे तब आपके लिए आसानी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट लेना। चलिए तैमूर, आपकी तरफ वापस आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप भी स्पॉन्सर्ड प्लेयर हैं, और आपके ख्याल में पाकिस्तान में पबजी के कितने खिलाड़ी होंगे जो स्पॉन्सर होंगे, यानी कि जिनको किसी ने स्पॉन्सर किया होगा? जी हाँ, मैं स्पॉन्सर्ड हूँ। मैं पिछले 2 से ढाई साल से स्पॉन्सर्ड हूँ। पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी लाहौर में ही थी, पोर्टल ई स्पोर्ट्स के नाम से। पहले मैं उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मेरा एक दुबई से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, वो F4 ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है एक, उनकी तरफ से मैं खेलता हूँ। तो अब पाकिस्तान में ये वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी एक स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको सबसे पहली बात है गेम में अच्छा होना पड़ता है। अच्छा होने के बाद आपको उसमें कमिटेड होना पड़ता है। जब आप उसके अलावा बाकी बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जब आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को प्रूव करते हो, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ख़ुद आपको इंडिविजुअली अप्रोच करती हैं, क्योंकि वो लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते होते हैं। तो इस वजह से ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इसके इतना गेमिंग का इतना कल्चर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अभी पाकिस्तान में भी अभी काफ़ी ऐसे स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशंस हैं काफ़ी सारी, लेकिन ऑब्वियसली वो एक लोअर स्केल पे अभी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि स्पॉन्सर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं प्लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। तैमूर, ये बताइएगा जिस तरीके से इस गेम की मकबूलियत बढ़ रही है, मतलब उसके साथ साथ आपको वक्त भी ज़्यादा देना पड़ता होगा, तो किस तरह बैलेंस रखते हैं कि तालीम भी हासिल करनी है, गेम को भी वक्त देना है, सोशल लाइफ भी है, फैमिलीज भी हैं, बैलेंस किस तरह होता है? देखिए, बैलेंस रखना ये हर एक इंडिविजुअल की अपने पे होता है। ऑब्वियसली जब किसी भी चीज़ को आप इतना ज़्यादा कमिट करते हो तो थोड़े आगे पीछे की सैक्रिफाइसेस आपको देनी पड़ती हैं। क्या पता किसी दोस्त को थोड़ा अब आप कम टाइम देना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आप इसको भी अब मैं पर्सनली इसको एज अ जॉब ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मैं जब खेलता हूँ तो मुझे खेलने के ही पैसे मिलते हैं। दिस इज़ लाइक एनी अदर जॉब। मैं कोई भी और काम कर रहा हूँ तो उसी लिहाज से मुझे इसकी मंथली बाय मंथली मुझे इसकी सैलरी मिलती है। तो जैसे आप जॉब के बीच में होते हैं कि आप लाइक किसी और लोगों से मिलते ही नहीं हो, तो इसी तरह मैं भी इसको इसी तरह टाइम डिवाइड करता हूँ कि जब मेरा गेमिंग का टाइम होगा इस टाइम मैं बाकियों को टाइम नहीं दे सकता। फिर मैं बीच में होते हैं ऐसे कुछ दिन जो मेरे रेस्ट डेज होते हैं, उसमें मैं फिर इस तरह दोस्तों को टाइम दे देता हूँ, और फिर मैं अपने ऊपर थोड़ा टाइम देता हूँ अपने आप को। अच्छा तैमूर, आखिर ये बता दीजिएगा मुझे कि ई स्पोर्ट्स का अर्निंग पोटेंशियल कितना है? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में तो हम देख ही रहे हैं कि लोग इससे खूब दौलत बना रहे हैं। पाकिस्तानी गेमर्स के लिए कितना अर्निंग पोटेंशियल है? देखिए, पाकिस्तान में अब जितनी तेज़ी से बेसिकली पबजी फैल रही है और जितना पाकिस्तान जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हो रहा है, अब इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं वो पाकिस्तान को एज अ प्रोमिनेंट रीजन समझ के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह रेड बुल रिसेंटली आया है, रेड बुल ने काफ़ी पाकिस्तान में आके एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट करवाया। इसके अलावा माउंटेन ड्यू वाले आए हैं, टेलीनॉर वगैरह करवा रहे हैं, रिसेंटली अभी जायज़ ने करवाया है। तो इस तरह करते करते पाकिस्तान, वैसे ही अगर ई स्पोर्ट्स की रेवेन्यूज़ के थ्रू देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में 11वें नंबर पे। तो इस लिहाज से है मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि पाकिस्तान में जो है ई स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ता जा रहा है, और इसकी जो रेवेन्यू है वो भी अगर इसको प्रॉपर हम फोकस करें तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने लगा। तैमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरसलान, आप भी हमारे तो लाहौर से मौजूद थे, शुक्रिया। अब चलते हैं गेमिंग जोन्स में और जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो इस खेल से जुड़ी हुई क्या बातें हमसे डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हमें बताते हैं अपने गेम्स के बारे में। और अब हम आए हैं गेमिंग जोन में उन
खिलाड़ियों के दरमियान, उन गेमर्स के दरमियान जो ऑनलाइन गेमिंग को घंटों देते हैं ताकि इस ई स्पोर्ट्स में उनका नाम बन सके, कामयाबियां समेटते हैं। यही इन केबिन्स में बैठ के वो पूरी दुनिया के गेमर्स के साथ जो है वो फाइट्स लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, सब कुछ चलता है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्रेज इनको कैसे है। अब्दुल्ला मुख्तार, डोटा के आप पाकिस्तान के टॉप गेमर हैं, टॉप प्लेयर्स में आपका शुमार होता है, ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ब्लास्टर जितनी मकबूलियत हासिल करने के लिए, डोटा में कमांड हासिल करने के लिए कितने घंटे रोजाना खेलना पड़ता है और खुद कितने घंटे खेल के आप यहां तक पहुंचे हो? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दिन के कम से कम भी डोटा 6 से 8 घंटे तो खेलता हूं और कभी कभार उससे ज़्यादा भी खेलता हूं। लेकिन जब शुरू में जब मुझे डोटा का बहुत ज़्यादा क्रेज था तब तो मैं 18 घंटे, कभी कभार 12 घंटे लगातार डोटा खेलता था। 2017 में आके मैंने डोटा 2 कम्पिटिटिव खेलना शुरू किया पाकिस्तान में और काफ़ी लैंड टूर्नामेंट्स वगैरह खेले और काफ़ी मैं लैंड टूर्नामेंट जीता भी हूँ और काफ़ी नेशनल टूर्नामेंट्स भी हुए हैं, जैसे गेम बर्ड हुआ, ड्यू हुआ, इनके लिए क्वालिफाई भी किया मैंने। अच्छा, एक परसेप्शन ये है कि गेमर्स जो है वो गेम में इतने इन्वॉल्व होते हैं, आपने खुद कहा कि 7-7, 8-8, 9-9 घंटे आप खेलते हो, तो उस वजह से उनकी सोशल लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकली मतलब अगर आप देखें तो मैं भी हूँ, मुझे आप देख लें, मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता रहता हूँ और बिजनेस वगैरह सारी चीज़ें भी देखता हूँ। तो मेरे ख्याल में हर बंदा अगर टाइम स्केड्यूलिंग करे तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन अहमद, जो रोनी के नाम से भी मशहूर हैं, डोटा के प्लेयर हैं। इनसे बात करते हैं। रोनी, ये बताइएगा कि इस गेम के लिए घंटों आप लोग बैठे रहते हैं, तो कितना मेंटली स्ट्रेस आ जाता है जब कंपटीशन हो रहे होते हैं? आपने भी इंटरनेशनल भी जो है वो कम्पीट किया हुआ है, कितना स्ट्रेस होता है गेमर के लिए? नहीं, आसान तो मैं नहीं कहूँगा कि है, बट अगर आप इसको फन के लिए खेलें सिर्फ तो वो अलग चीज़ है और कुछ लोग इसके लिए प्रोफेशनली खेलते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस माइंडसेट से खेलना चाह रहे हैं। तो अगर आप प्रोफेशनली खेलते हैं तो आप दुनिया कोई भी गेम खेलें, आपके ऊपर प्रेशर होता है। और स्पेशली मैं हमारी टीम, हम लोग नेशनल इवेंट पे इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं। रोनी, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी गेमर्स ने क्या इंटरनेशनली कहीं ग्रो भी किया है, कुछ अचीव भी किया है? कभी ऐसा हुआ कि हमारा पाकिस्तानी लड़का जो है इस गेमिंग की वजह से वो वर्ल्ड में कहीं जाके कुछ अचीव कर रहा हो? एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सुमैल हसन, यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में हमारे साथ प्लेयर है। वो उस 3 भाई थे, सबसे छोटा भाई था। वो तीनों भाई हमारे साथ यहाँ पे फारिया गेमिंग में और प्लेडियम वगैरह में खेला करते थे साथ डोटा। जब से वो यूएस शिफ्ट हुआ है, उसके बाद वहाँ जाने शिफ्ट होने की वजह से उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। उसने वहाँ अपना टैलेंट दिखाया, तो वहाँ की एक बड़े स्पॉन्सर कंपनी ने उसको पिक किया, उसने वहाँ अपना टैलेंट दिखाया और आज वो सबसे यंगेस्ट मिलियनेयर है। 15 साल की उम्र में उसने डोटा 2 एशिया चैंपियनशिप जीती थी, जो कि $1.5 मिलियन की उसने जीती थी 15 साल की उम्र में। तो यंगेस्ट ई स्पोर्ट्स मिलियनेयर सुमैल हसन, पाकिस्तान का लड़का, हमारे कराची का। पाकिस्तान में अर्निंग पोटेंशियल क्या है एक गेमर के लिए? ई स्पोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जो कि अब हॉलीवुड से भी ऊपर चली गई है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और फुटबॉल के क्लब्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। PSG, LGD जैसे हो गई। तो इसमें पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि ई स्पोर्ट्स बहुत ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अर्निंग का जरिया इवेंट्स के थ्रू है या स्पॉन्सर्स के थ्रू है। अब यहाँ पे इवेंट्स कराने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे फारिया एक्सट्रीम गेमिंग है, यहाँ पे हर कुछ 2 महीने बाद ये एक इवेंट कराती है। और अभी एक प्लान कर रहे हैं ये लोग कि बहुत बड़ा इवेंट कराना है फारिया एक्सट्रीम गेमिंग वालों को, जो कि जिसकी विनिंग प्राइस ही कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होगी। तो वो गेमर उसी से कमा सकता है। बाकी यहाँ पे स्पॉन्सर्स की थोड़ी सी कमी है क्योंकि प्रोफेशनली ई स्पोर्ट्स में बाकायदा लड़कों को सैलरी मिलती है इंटरनेशनली। उनके बाकायदा साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको मेंटली तौर पे तैयार करते हैं, उनके फिजिकली तौर पे उनको ट्रेनिंग कराई जाती है हर तरह, क्योंकि वो एक एथलीट कहलाते हैं फिर, वरना वो सिर्फ गेमर नहीं कहलाते। काउंटर स्ट्राइक के बेहतरीन गेमर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उन्हीं टॉप गेमर्स में एक हैं उमर हशमत, जिन्हें सब जूमर के नाम से जानते हैं। ज़ाहिर है जब आप टेररिस्ट बने होते हो या काउंटर टेररिस्ट बने होते हो तो एनिमी को आपको किल करना होता है या ओपोनेंट जो भी होगा उसको आपको किल करना होता है। तो क्या ये एक परसेप्शन दुरुस्त है कि इस मार धाड़ का गेम जिसमें गन्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, किलिंग हो रही होती है, वो वायलेंस की तरफ लेके जा रही है जनरेशन को? ये बेसिकली वायलेंस की तरफ तो नहीं लेके जाएगी मेरे ख्याल से। तो मैं अभी तक हमारे यूथ में तो अगर बच्चे दूसरी चीज़ों से भी हो जाते हैं वायलेंस के थ्रू अगर जाना चाहें, लेकिन मेरे ख्याल से तो मेरा ओपिनियन तो ये कि मेरे हिसाब से तो नहीं होती वैसी चीज़ें।
लेकिन दूसरों के हिसाब से अगर पेरेंट्स देखते हैं, पेरेंट्स देख लेते हैं, वो समझते हैं कि ये बच्चा वायलेंट हो जाएगा, ये देख के, सीख के, इसमें गन्स वगैरह देख के उसको ख्यालात आएंगे कि वो जाके ये भी इस्तेमाल करे, किसी और पर इस्तेमाल करे। अच्छा उमर, ये बताना कि क्या आप सिर्फ पाकिस्तान में ये गेम खेलते हो या पाकिस्तान से बाहर भी जाके खेला है, या पाकिस्तान के अंदर भी जो है अगर खेला तो कैसे खेला है, या ऑनलाइन पार्टिसिपेशन कभी पाकिस्तान से बाहर भी किया? नहीं, पाकिस्तान से बाहर अभी तक फिलहाल तो नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी अभी तक अचीवमेंट्स नहीं हो पाई और इतने लेवल पे नहीं जा पाए, क्योंकि अभी हमारे को जिस लेवल पे अभी जो बाहर यूरोपियन और यूएस ममालिक में जो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज आ गई हैं, बहुत ज़्यादा कोचेस, उनके जिम कोचेस उनके अलग हैं, उनके फूड डाइटरी कोचेस अलग, सब चीज़ काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ गई, काफ़ी स्पॉन्सर्स आ गए बाहर वाले टीमों के पास, कि वो एक ही चीज़ अब उन्होंने इसको एज अ बिजनेस तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी हर प्लेयर की सैलरीज होती हैं, अराउंड $10,000 के अंदर उनकी सैलरीज हो रही होती हैं, और उन पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता है आजकल, तो वो हमसे काफी आगे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के नेशनल प्लेयर इकबाल बारकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। आप इन गेमिंग से, ऑनलाइन गेमिंग से कितने पैसे कमा लेते हो, और इसके जो अगर हम अपोजिट साइड पे देखें तो बाकी ममालिक में एक गेमर जो है अगर टॉप गेमर हो तो वो कितने पैसे अर्न कर लेता है? जमीन आसमान का फर्क आता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ टूर्नामेंट खेल के ही कमा सकते हैं, जो हकीकत बात है, क्योंकि उसके अलावा हम किसी और कोई और तरीके से, एक ये है कि अगर आप अच्छे लेवल पे खेले, आप स्ट्रीम कर रहे हो, आपके पास फॉलोअर्स ज़्यादा है, तो आप उसकी मिसाल यूट्यूब से आपने कमा लिया, ट्विच पे बैठ के कमा लिए, तो ऐसा हो सकता है, या तो सिर्फ टूर्नामेंट की वजह से आप कमा सकते हो। जो बाहर के प्लेयर है जो हमारे लेवल पे खेल रहे हैं, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, उनको मंथली पे हो रहा है, उनको हर चीज़ मिल रही है, हर सहूलत मिल रही है। इंडिया में कितना गेमर है जिनके पास स्पॉन्सर है? इंडिया की टीमें, हालांकि हमारी पाकिस्तानी टीमों ने इंडिया को हर जगह हराया है, हर टूर्नामेंट में हराया है, लेकिन क्या है, उनके पास स्पॉन्सर थे तो वो चाइना भी जा रहे खेल रहे, और दुबई उनके मैचेस हो रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या हैकर्स जो हैं वो थ्रेट्स करते हैं आपको जब भी आप गेम्स खेल रहे होते हो, ज़ाहिर है नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो, बहुत आगे स्टेजेस हैं? इन गेम हैकर्स आते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में होता है। अगर आप लैन मैच खेले तो लैन मैच में हैकर्स जो है वो हैक नहीं लगा सकते। और ऑनलाइन गेमिंग में? ऑनलाइन गेमिंग में हैकर्स बहुत मिलते हैं, जो हकीकत बात है, दिल टूट जाता है। तो इस वजह से हम ऑनलाइन बहुत कम खेलते हैं, हम तकरीबन लैन मैचेस खेलते हैं। यकीनी तौर पे आपको जो है पता चल गया होगा कि ऑनलाइन गेमिंग हो, लैन गेमिंग हो, इसमें क्रेज है नौजवानों का, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब चलते हैं माहिर नफ्सियात की जानिब और उनसे जानते हैं कि इतने घंटे इस कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन गेमिंग खेलने के बाद क्या उनकी शख्सियत पे इसके मनफी असरात पड़ते हैं या मस्बत असरात पड़ते हैं, और माशरे को क्या ये वायलेंस की गेमें वायलेंट कर रही हैं? चलते हैं माहिर नफ्सियात से बात करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक फन है, ये तो गेमर्स कहते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं जो आपको बताएगी कि ये ऑनलाइन गेमिंग के मनफी असरात क्या पड़ रहे हैं। पबजी, काउंटर स्ट्राइक, डोटा, आखिर ये हैं क्या वालिदैन ये जानते हैं या सिर्फ बच्चे ही इसमें एक्सपर्ट हैं? चलें इनके वालिदैन से पूछते हैं। मुझे नहीं पता पबजी क्या है, मैंने कभी नहीं सुना। बच्चे खेलते हैं, 2-2, 3-3 घंटे खेलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी गेम खेलते हैं। मेरे घर के बच्चे जो हैं फुल टाइम लगे हुए होते हैं और इस तरह दिमाग लगाए हुए होते हैं जैसे कोई मिशन के अंदर वो कोई मिशन हो उनके लिए। उसमें बच्चे की पढ़ाई की बर्बादी बहुत हो रही है और फिजिकली बच्चे फुल टाइम लेटे हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं। पबजी और काउंटर स्ट्राइक का तो नाम सुना है। बच्चों के पास और कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी तो उनके पास अब कोई रही नहीं है। सुबह आँख खुल से जो बैठते हैं ना, मुंह भी बाद में धोते हैं, और जब स्कूल जाते हैं समझे जब स्टॉप होता है या कोचिंग में, और आते ही शुरू हो जाते हैं, हम डांट के थक जाते हैं। ऑनलाइन तो समझ लें कि पूरी रात भाई, खाला के बेटा सब पूरी रात वो लोग गेम खेल रहे होते हैं। सुबह जाओ तो नमाज भी कज़ा हुई होती है और सब सो रहे होते हैं। ऑनलाइन गेमें जो इस वक्त आई हुई है, जैसे पबजी है या उसके साथ की दूसरी अदर जो गेमें हैं, वो बच्चों को उन्होंने ख़राब किया हुआ है। सारा दिन बच्चे हमारे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, ना उन्हें खाने का होश है, ना उन्हें पढ़ने का होश है। यकीनी तौर पे आपको हमने बता दिया कि गेमिंग जोन में लड़के किस तरीके से जाते हैं और ऑनलाइन गेम्स क्या होती हैं, ये तो आप समझ चुके हैं। लेकिन अब हम आए हैं मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर उस्मा अली के पास, जो हमें बताएंगी कि इस
ऑनलाइन गेमिंग के मनफी असरात क्या होते हैं? क्या वाकई असरात होते हैं या सिर्फ ये बातें हैं? क्या ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रुख हैं या इसके सिर्फ नेगेटिव रुख हैं? उस वक्त तो वक्ती तौर पे गेम में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बाद में आपको लॉन्ग रन में नुकसान उठाना पड़ता है। जी देखिए, गेमिंग दोनों, हर चीज़ के दोनों ही पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा गेम खेल रहे हैं और टाइम कितना दे रहे हैं। तो कुछ इंटरनेट गेम ऐसे भी हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज़ हैं वो सिखाते हैं आपको, आपकी डिसीजन मेकिंग में बेहतरी लेकर आते हैं, और एंजॉयमेंट के लिए भी होते हैं। आपका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, आप दूसरी मनफी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो वायलेंस की तरफ ले जाते हैं या कंपटीशन की तरफ ले जाते हैं। तो वो चीज़ फिर सम टाइम जब आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन की बात आती है तो आपकी एक नीड होती है, नीड फॉर अप्रूवल है, आप वो पूरी करना चाह रहे होते हैं बच्चे कि वो कामयाब हो जाएंगे तो उनको अच्छा फील होगा। तो वो जो फीलिंग गुड है या उनकी जो एक नीड पूरी हो रही है, तो वो चीज़ फिर उनको आगे की तरफ पुश करती है। और फिर कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिसमें आप ऑनलाइन खेल रहे होते हैं और आपके साथ दूसरे प्लेयर्स भी होते हैं, तो उन प्लेयर्स के साथ कंपटीशन होता है। तो जब आपकी एक ये जुनून होता है कि जी अगला मैच खेलना है, अगला मैच खेलना है, तो वो फिर आप उसमें एडिक्शन की तरफ बच्चे जो है वो चले जाते हैं। तो आपके क्या केसेस आ रहे हैं कि ऑनलाइन जैसे पबजी गेम है या दूसरे कंपटीशन के गेम्स हैं, कुछ सर्वाइवल के गेम्स होते हैं, तो क्या केसेस आपके पास आते हैं? हमारे पास ऐसे केसेस बिल्कुल आते हैं। जो 8-9 वाली एज है, 9-10 वाली, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली जो एज होती है, उसमें पेरेंट्स मोस्टली लेकर आ रहे होते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम बैठता है, दिन भर सोया रहता है बच्चा, रात को जागता रहता है, उसका रूटीन पैटर्न जो है वो ख़राब हो गया, खाने पीने की हैबिट्स ख़राब हो गई हैं, और स्कूल ज़ाहिर अगर रात भर जागेंगे तो कॉलेज नहीं जा रहा। 2013 में हमारा एक स्टैटिस्टिकल मैनुअल होता है, DSM जिसे हम कहते हैं, जिसमें डिफरेंट डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उससे पहले तक वो नहीं थी डिजीज़, 2013 में ये डिजीज़ में आ चुका है। बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने की वजह से एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लो सेल्फ स्टीम हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है बच्चों को, तो डेफिनेटली ये बड़ा है, इफेक्ट भी हुआ है इसको। खुदकुशियों का भी एक रुझान बढ़ता जा रहा है कि जब वो फेलियर होता है तो उस फेलियर को एक्सेप्ट करने के बजाय सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। इस तरह के कुछ केसेस सुनने में आए, मीडिया पे भी हमने सुना। तो खुदकुशी के पीछे सिर्फ गेमिंग इन्वॉल्व नहीं है, यानी और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व है ना, जैसे लो सेल्फ स्टीम है, फिर आप होपलेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो सिर्फ गेमिंग की वजह से नहीं होता, उसमें फिर आपको फैमिली जो हिस्ट्री है आपको वो भी लेनी होती है, या दूसरे जो किस तरह से ब्रॉटअप कैसे हुआ है उनको भी हमें देखना होता है। तो लेकिन चूंकि वो एसोसिएट हो गया, या बहुत ज़्यादा वो बच्चा गेम बहुत खेलता था और पता ये चला कि उसने खुदकुशी कर ली, तो वो एसोसिएशंस इस तरह से हो गई हैं। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि गेमिंग की वजह से जो है खुदकुशी हुई होगी। जब बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाएं, स्टबर्न हो जाएं इसको लेके, तो कितने आवर्स जो है वो पेरेंट्स उनको अगर दे दें तो वो बच सकते हैं कि उनके बच्चे जो है वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में जो है वो। देखिए, इसमें नॉर्मली जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उनको हम यही ट्रेन करते हैं कि शेड्यूलिंग करें ना, ये प्रायोरिटी सेटिंग कराएं बच्चों के साथ। आप ये देखें कि बच्चों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उसमें भले आप गेम्स को भी रखें, लेकिन गेम्स के साथ कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ज़रूर होने चाहिए। अगर ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, पबजी बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, डोटा बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, फोर्टनाइट जो है वो बहुत ज़्यादा गेम्स खेली जा रही हैं, ये सारे कंपटीशन है और फिर इसमें ग्रुप्स बने होते हैं कि आपकी इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टिविटी होती है, फिजिकल नहीं होती, और इसमें जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो 15-15, 20-20 और कई मरतबा तो 24 आवर्स से भी ज़्यादा कंटिन्यूसली खेलते हैं। तो ये आप बताइएगा कि कितना नुकसानदेह है, और इन तीनों गेमों में आप क्या समझते हैं कौन पॉइजन का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान की जनरेशन के लिए? देखिए, पबजी, अभी जैसे आपने नाम लिया पबजी गेम, तो बेसिकली यानी कंपटीशन का गेम है, एक फाइटर उसके अंदर है कि आप फाइट कर रहे हैं उस तरह से डिफरेंट उसको। तो डेफिनेटली अगर आप कंपटीशन कर रहे होते हैं तो आप मोटिवेटेड अपने आप को फील करते हैं ना कि और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। मोटिवेटेड जब फील करेंगे और उसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा है, तो डेफिनेटली आवर्स बढ़ेंगे ना। जब आवर्स बढ़ेंगे और आपकी दूसरी चीज़ें इफेक्ट होना शुरू होंगी, जब भी हम कहेंगे कि आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो फिर नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो लेकर आएगा, उन्हीं इफेक्ट्स की जो मैंने अभी आपसे बात की है। तो टाइम को लिमिट करने की बेसिकली ज़रूरत है। आप ये देख लें कि अगर इस गेम में कोई ऐसी एज सच, यानी उसमें मार ही रहे हैं ना, यानी आप वहाँ पे एग्रेशन जो है एक तरह से वो भी नज़र आ रहा है, वो दिख भी रहा है। अच्छा, अगर मैं एडिक्ट हो गया हूँ इसका गेमिंग का, तो मुझे क्या एडवाइस आप करेंगी कि मैं किस तरीके से इससे बच सकता हूं, और अगर
कोई छोटा बच्चे है, मतलब कम उम्र बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को क्या आप जो है सजेस्ट करेंगे कि ये टिप्स हैं जिससे उनके बच्चे को वो दोबारा लाइफ की तरफ ला सकते हैं, फिजिकल लाइफ? एक बिहेवियरल थेरेपी बिहेवियर है ना, इट्स अ नेगेटिव बिहेवियर, तो हमने पॉजिटिव बिहेवियर में इसको चेंज करना है। तो हर चीज़ जब हम हटाएंगे, कोई भी ऐसे एक बच्चा है, अगर आपने उससे बोतल वापस लेनी है तो कोई और चीज़ उसको देनी होगी ताकि वो उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी अगर हम चाह रहे हैं कि एडिक्शन ख़त्म हो तो कोई ना कोई और लाइफ स्किल्स हमें उसे सिखानी पड़ेगी। इसमें नॉर्मली फिर बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो बहुत पॉपुलर, बहुत इफेक्टिव है और रिसर्च बेस्ड है, इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो हम सजेस्ट करते हैं। उसमें रिवॉर्ड और जो रिवॉर्ड रिइंफोर्समेंट की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं वो हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि बजाय इसके कि आप हर वक्त उनको ये बोलते हैं कि तुम नहीं करो, तुम हर वक्त खेलते रहते हो, नेगेटिव हम कमेंट्स देते रहते हैं, फिर बच्चा वही करता है। आप उनको कुछ देर के लिए अलाउ कर दें ताकि वो फ्री होकर जो खेलना चाहते हैं वो खेलें। वो चीज़ फिर उनको सेटिस्फेक्शन भी करेगी और उनको पता होगा कि मैं फ्रीली, ये टाइम मेरा है और मैं इसमें मैं खेल सकता हूँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ और ये वाला टाइम जो है मेरा पढ़ने का या किसी कोई भी और एक्टिविटी करने का। लेकिन जब हम चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देते हैं तो वहाँ पे फिर ब्लॉकेज आ जाते हैं और फिर लोग जो है वो रिएक्ट भी करते हैं, फिर ऑपोजिशनल की तरफ जो है अब वो चले जाते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर डॉक्टर साहिबा ने सही कहा कि अब हमें सोचना होगा। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ऑनलाइन गेमिंग के फन के बारे में बताया, उसके जो साइड इफेक्ट्स लॉन्ग रन में जाके हो सकते हैं वो भी आपको बताए। पेरेंट्स को सोचना होगा, उन गेमर्स को सोचना होगा कि अगर हमने इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ इन गेमों को जो है वो अपनी तफरीह का जरिया बनाया तो हमारा मुस्तकबिल इससे खतरे में पड़ सकता है। आने वाले प्रोग्राम्स में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।